पति और पत्नी का रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और भरोसे पर टिका होता है और जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूट जाता है उस दिन कई और लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद कर देता है। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद कुछ और लोग भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की। भोपाल में एक थाना पड़ता है नजीराबाद। ये बात है 26 नवंबर 2023 की रात के लगभग 12 बजे के आसपास की। दरअसल इसी नजीराबाद थाने में एक व्यक्ति पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और मैं चंद्रपुर गांव का रहने वाला हूं। लक्ष्मण पुलिस वालों से कहता है कि साहब, किसी ने मेरे भाई शोभान सिंह की हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी उसके ही घर में पड़ी है। शोभान, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास, जो शादीशुदा है। शोभान की पत्नी का नाम है भोलीबाई। लक्ष्मण जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस लक्ष्मण से और कुछ पूछताछ नहीं करती है, बल्कि आनंद फानंद में ही अपनी टीम के साथ लक्ष्मण को लेकर शोभान के घर पहुंच जाती है। पुलिस जब शोभान के घर पहुंच जाती है तो देखती है कि वाकई में घर के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी है। पूरा फर्श भी खून से लथपथ पड़ा हुआ है। पुलिस जब शोभान की डेड बॉडी का मुआयना करती है तो मालूम चलता है कि उसके गले पर किसी तेज धारदार हथियार से वार किया गया है। पुलिस जब इस हत्या की वजह लक्ष्मण से पूछताछ करती है तो लक्ष्मण कहता है कि साहब, रात के लगभग 12 बजे के आसपास जब मैं अपने खेतों में पानी डालकर वापस आ रहा था तो मैंने अपनी भाभी भोलीबाई को उसकी बेटी के साथ काफ़ी तेज़ी से पैदल जाते हुए देखा। जब इतनी रात को पैदल जाते हुए देखा तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा, इसीलिए मैंने भाभी को रोककर उनसे पूछताछ भी किया, लेकिन भाभी मेरे सवालों का बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से काफ़ी तेज़ी से चली गई, जिसे देखकर मुझे काफ़ी अटपटा लगा। दरअसल मैं पहले से ही जानता हूँ कि भाभी और भैया के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसलिए मैं भाई साहब का हाल जानने के लिए उनके घर पहुँच गया। लेकिन जैसे ही उनके घर पहुँच गया मैंने अपने भाई को इस अवस्था में पाया, तो इसीलिए यहाँ से सीधे मैं थाने आ गया। लक्ष्मण जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अब भोलीबाई के बारे में पूछताछ करती है तो लक्ष्मण कहता है कि साहब, मेरी भाभी अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली गई होगी। भोलीबाई, जो कि बगल के ही कढ़ैया गांव की रहने वाली है। पुलिस सबसे पहले सोनाथ की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ सोनाथ की पत्नी भोलीबाई के नंबर पर फ़ोन करती है और उसको भी थाने बुलाती है। इधर पुलिस जब लक्ष्मण को लेकर थाने पहुंचती है तो उसके थोड़ी ही देर बाद सोनाथ की पत्नी भोलीबाई भी थाने पहुंच जाती है। लेकिन भोलीबाई जब थाने पहुंचती है तो अपनी पति की हत्या के बारे में कुछ और ही बताती है। भोलीबाई कहती है कि साहब, मेरे ससुर मांगेलाल ने अपनी सारी ज़मीन का बंटवारा अपने दोनों बेटों के बीच में बराबर हिस्सों में कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा देवर लक्ष्मण अक्सर ज़मीनी विवाद को लेकर मेरे पति के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। दरअसल मेरे पति की हत्या मैंने नहीं किया है, बल्कि मेरे ही देवर लक्ष्मण ने किया है। जैसे ही भोलीबाई इस तरह की बातें कहती है, पुलिस को भी उलझन हो जाता है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। इसीलिए पुलिस भोलीबाई के साथ साथ लक्ष्मण को भी अलग अलग बिठाकर इन दोनों से पूछताछ करती है। पुलिस जब भोलीबाई से एक के बाद एक कई सारे सवाल करती है तो हर बार भोलीबाई पुलिस के सवालों का अलग अलग जवाब देती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पुलिस को भी भोलीबाई के ऊपर शक होने लगता है। जैसे ही पुलिस को शक हो जाता है, पुलिस इसी शक के आधार पर भोलीबाई के साथ सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। जैसे ही पुलिस अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार भोलीबाई सुबह होने से पहले ही अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन भोलीबाई जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो पुलिस भोलीबाई के बयान पर 2 और लोगों को अपनी हिरासत में लेकर आती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब लक्ष्मण के पिता अपनी सारी ज़मीन का बंटवारा अपने दोनों बेटों के बीच में बराबर हिस्सों में कर देता है। दरअसल ज़मीन इतनी पर्याप्त नहीं होती है कि लक्ष्मण और सोनाथ खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा कर सके। इधर सोनाथ के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी। सोनाथ की लाख कोशिश करने के बावजूद भी जब घर का खर्च नहीं चल पाता है,
इसके बाद भोली बाई अपने बेटे को अपने मायके भेज देती है। सोनाथ कोई नौकरी की तलाश में शहर चला जाता है। इसके बाद भोली बाई अपनी बेटी के साथ अकेले ही रहने लगती है। इधर सोनाथ जब शहर में जाता है, जितना भी पैसा कमाता है समय पर अपने घर ही नहीं भेजता है, बल्कि बीच बीच में छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए अपने घर आता है और अपनी पत्नी से मुलाकात करके वापस अपनी नौकरी पर चला जाता है। इधर पड़ोस का ही रहने वाला भोली बाई का चचेरा देवर प्रेम सिंह, प्रेम जिसकी उम्र है लगभग 18 साल के आसपास। दरअसल प्रेम को मोबाइल चलाने की बुरी आदत है। प्रेम अक्सर अपना समय मोबाइल पर ही नहीं गुजारता है, बल्कि अक्सर अश्लील तरह का वीडियो भी देखता रहता है। प्रेम जब इस तरह का अश्लील वीडियो देखता है तो देखने के बाद प्रेम का भी वैसा ही करने का मन करने लगता है। हालांकि प्रेम के गांव में काफ़ी सारी लड़कियां तो होती हैं, लेकिन प्रेम किसी लड़की से डर के मारे बातचीत भी नहीं कर पाता है। प्रेम का ही एक दोस्त है पन्ना लाल। प्रेम और पन्ना लाल के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती है। इधर प्रेम वीडियो को देखकर अपनी आदत से इस कदर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक दिन अपने दिल की बात अपने दोस्त पन्ना लाल से कहता है कि कैसे भी करके मेरे लिए एक लड़की का इंतज़ाम कर दो, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रेम जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पन्ना लाल उसको समझाते हुए कहता है कि तुमने अगर गांव की किसी भी लड़की के साथ कुछ करना चाहा, अगर उसने तुमको मना कर दिया तो तुमको काफ़ी पिटाई भी पड़ सकती है। दरअसल मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतर सुझाव है। क्यों ना तुम अपने दिल की बात किसी ऐसी महिला के साथ करो जो शादीशुदा हो। अगर उसने मान लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो तुमको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। प्रेम पन्ना लाल से पूछता है कि आखिरकार ऐसी बातें मैं किस महिला से करूं। पन्ना लाल कहता है कि तुमको इधर उधर ताक झाँक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी ही चचेरी भाई भोली देवी, जो दिखने में भी बेहद ही खूबसूरत है, तुम जाकर अपने दिल की बात भोली बाई से कहो। वैसे भी रिश्ते में वो तुम्हारी भाभी लगती है। अगर तुम्हारी बात मान गई तो ठीक, नहीं मानी तो हंसी मजाक में इस बात को टाल देना। पन्ना लाल प्रेम को समझाते हुए कहता है कि एक बार जब इंसान की शादी हो जाती है तो उसके बाद पति की जुदाई उसको बर्दाश्त नहीं हो पाती है। दरअसल तुम्हारी भाभी को भी कहीं ना कहीं तुम्हारे भैया की कमी महसूस तो होती ही होगी। एक बार जाकर ट्राई करके तो देखो। जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, प्रेम को भी अपने दोस्त की बात कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। इसके बाद प्रेम अक्सर भोली बाई के घर आना जाना शुरू कर देता है, क्योंकि दोनों के बीच में देवर भाभी का रिश्ता है। जब भी उसके घर जाता है, भोली बाई से इसी रिश्ते के जरिए हंसी मजाक भी करता है, लेकिन चाहकर भी अपने दिल की बात उससे नहीं कह पाता है। हालांकि जब भी उसके घर जाता है तो अक्सर छोटे बड़े कामों में भोली बाई की मदद भी करता है। पैसों की ज़रूरत होती है तो पैसा भी खर्च करता है, जिसे देखकर भोली बाई को भी प्रेम पसंद आने लगता है। प्रेम को जब पूरा भरोसा हो जाता है कि अब उसकी भाभी उसकी बातों में आ चुकी है, एक दिन अपने दिल की बात कहने से पहले हंसी मजाक में ही मोबाइल खोलता है और उसमें कुछ अश्लील वीडियो भोली बाई को दिखाता है। इधर भोली बाई जैसे ही वो अश्लील वीडियो को देखती है तो देखकर भोली बाई का मूड खराब हो जाता है और इसी दौरान ही प्रेम और भोली बाई के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। एक बार जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है, चाहे दिन हो या फिर चाहे रात हो। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीनों का समय गुजर जाता है, इधर दिवाली के अवसर पर सोनाद कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन सोनाद जब अपने घर पहुंचता है तो गांव के कुछ लोग सोनाद की पत्नी को लेकर उससे शिकायत करते हैं। हालांकि सोनाद के पास कोई सबूत नहीं होता है, फिर भी गांव के लोगों की बातों पर भरोसा कर लेता है और अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है। साथ ही साथ अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार मैं 2 महीनों की छुट्टी लेकर अपने घर पर आया हूँ। ये सुनकर भोली बाई काफ़ी परेशान हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि 2 महीनों तक वो प्रेम से जुदाई कैसे बर्दाश्त करेगी। इधर सोनाद भी जब अपने घर में रहने लगता है तो अक्सर अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है और आखिरकार एक दिन अपने ही घर के अंदर अपनी पत्नी और प्रेम को बेहद ही आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है तो प्रेम वहाँ से भाग खड़ा होता है, लेकिन सोनाद भी काफ़ी समझदारी से काम लेता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि गांव वाले जो कह रहे थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे, इसलिए अब मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ।
बल्कि मैं तुम्हारी आखिरी गलती समझकर तुमको माफ़ कर दे रहा हूँ। लेकिन याद रखना, इस तरह की गलती अब दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे समय आगे गुजरने लगता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दरअसल प्रेम और भोलीबाई एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, इसलिए कैसे भी करके मौका निकालकर अक्सर फ़ोन पर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन एक दिन भोलीबाई जब प्रेम से बातचीत कर रही थी, उसी दौरान सोनाद अपनी पत्नी को पकड़ लेता है और फिर उस दिन अपनी पत्नी की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई करता है। जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है, भोलीबाई ये सारी बातें प्रेम को बता देती है। इधर प्रेम को जब मालूम चलता है कि सोनाद ने अपनी पत्नी की पिटाई किया है, तो प्रेम काफ़ी गुस्से में आ जाता है और जाकर अपने दोस्त पन्नालाल से मुलाकात करता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मैं भोलीबाई से काफ़ी प्यार करता हूं और इसलिए उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। दरअसल भाभी को भी मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन याद रखना कि अगर दोबारा सोनाद ने भोलीबाई के ऊपर हाथ उठाया तो मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं उसका हाथ ही काट दूंगा। हाथ काटने की बात जब कहता है तो इधर पन्नालाल भी आग में घी डालने का काम करता है। पन्नालाल प्रेम को समझाते हुए कहता है कि हाथ काटने से कुछ नहीं होगा, सोनाद थाने जाएगा और तुमको जेल जाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि तुम उसकी गर्दन ही उड़ा दो। सोनाद को मारने के लिए कहता है। प्रेम भी पन्नालाल की बातों में आ जाता है। साथ ही साथ पन्नालाल से कहता है कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता हूँ, तुमको मेरा साथ देना होगा। पन्नालाल भी प्रेम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही अपना पूरा प्लान बना लेता है, इसके बाद प्रेम भोलीबाई के पास फ़ोन करता है और भोलीबाई को अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है। इधर भोलीबाई भी अपने पति से इस तरह से नफरत कर चुकी थी कि प्रेम का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही सही मौका मिल जाता है, उसके ठीक 2 दिन पहले पन्नालाल प्रेम को समझाते हुए कहता है कि जिस दिन तुम अपने काम को अंजाम देना, जी भर के मज़ा भी कर लेना, क्योंकि सोनाद जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा तो 13 दिनों तक भोलीबाई से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि भोलीबाई 13 दिनों तक अपने पति के गम में रहेगी। ये दोनों सोनाद को मारने के लिए इस तरह से प्लान बनाते हैं कि लगता है किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी भेड़ बकरी को मारने वाले हैं। इसी षड्यंत्र के तहत 26 नवंबर 2023 को रात के समय सोनाद जब गहरी नींद में सो रहा था तो भोलीबाई प्रेम को अपने घर बुलाती है। प्रेम जब भोलीबाई के घर जाता है तो दोनों आपस में काफ़ी देर तक संबंध बनाते हैं। जैसे ही दोनों की हवस पूरी हो जाती है, सोनाद जब गहरी नींद में होता है, उसी समय प्रेम अपने दोस्त पन्नालाल को फ़ोन करता है और उसको सोनाद के घर बुलाता है। पन्नालाल जब सोनाद के घर पहुंचता है तो भोलीबाई अपने पति का दोनों पैर पकड़ लेती है। प्रेम अंदर से कुल्हाड़ी लेकर आता है और उसी कुल्हाड़ी से सोनाद की गर्दन पर एक के बाद एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही सोनाद की मौत हो जाती है। इसके बाद पन्नालाल और प्रेम वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर भोलीबाई अपनी बेटी को लेकर घर से निकलती है और अपने मायके के लिए निकल जाती है, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में ही उसकी मुलाकात लक्ष्मण से हो जाती है और ये सारा भेद खुल जाता है। वाकई में दोस्तों, भोलीबाई जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो पुलिस लक्ष्मण की तहरीर पर प्रेम और उसके दोस्त पन्नालाल भोलीबाई के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और गंभीर धाराओं में तीनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।